क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आज आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने बड़ी फंडामेंटल बातें की थी। हमने देखा था कि फूड एक्चुअली होता क्या है, एक बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है, विटामिन का क्या रोल होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है उसको देखा। और एक परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट अपलोड की गई थी, इसमें कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के बारे में मेंशन था। उसको पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट शीट है बेटा। वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट शीट में से एक शीट है वो। क्लियर? ठीक है। तो अब पिछली क्लास में हमने देखा था कि हीट टैक्स क्या होता है, एंट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी क्या है। तो हमने बहुत सारे जो है वो एक प्रकार से हम ऐसा कहते हैं ना कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की सोल को कनेक्ट किया था। हमने कहा था कि 2 वॉल्व सिस्टम क्या है, 1 वॉल्व सिस्टम क्या है, 1 वे सिस्टम, 2 वे सिस्टम का मतलब क्या है, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये सब पढ़े हुए हम के। ये मत बोलना कि पढ़ा हुआ नहीं है, हमने ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझी हुई है मिटके। हम बात कर रहे थे कि पाचन की प्रक्रिया में, डाइजेशन की प्रक्रिया में एक्चुअली होता क्या है। केमिस्ट्री वालों से पूछोगे तो केमिस्ट्री वाले बोलेंगे कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? अरे पॉलीमर मोनोमर में टूटता है और क्या होता है। बिल्कुल सही बात है कि केमिस्ट्री वाले सज्जन से हम कहते हैं, केमिस्ट्री वाले महानुभव से हम कहते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया होती है हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, जल अपघटन की प्रक्रिया होती है। इसलिए डाइजेशन में जो एंजाइम लगते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलाइसेज बायोमोलिक्यूल्स। क्या है ये? बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो, है ना बेटा? बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, एकदम टक 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 कनेक्ट करते हुए चलते हैं। क्या? टक 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 कनेक्ट करते हुए चलते हैं, ताकि पढ़ने में मजा आए कि हमने जो पहले पढ़ा है वो काम का है। उठ के चलिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, मोनोमर को जोड़ते हैं, पॉलीमर बनता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो यहां पे वाटर ऐड करोगे आप, डिकंडेंसेशन रिएक्शन एक प्रकार के, है ना? तो अभी हम पूरी प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं यहां पर। चलिए, तो अभी हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह जानना, हमारा उद्देश्य यह जानना है कि हमारी बॉडी में जो फूड हमने लिया, जो हमने भोजन का निवाला, जो भोजन का कोर, जो हमने जो है फूड बॉडी में इंटेक किया, वो उस फूड का हुआ क्या। उस पूरे सफर पर चलेंगे हम। तो हम और आप ये इमेजिन करके कर चलेंगे कि हम ही हैं फूड। ठीक है ना? चलो हम चलते हैं ह्यूमन के मुंह के अंदर और मुंह में झांक कर देखते हैं कि अरे कहां आ गए यहां हम के, ये कौन दुनिया है। तो हमने देखा, अरे ऊपर तो पैलेट दिखाई पड़ रहा है, हार्ड पैलेट है, उसके पीछे फिर सॉफ्ट पैलेट दिखाई पड़ रहा है, फिर चारों तरफ हमको दिखाई पड़ रहा है जो है वो अंधेरा अंधेरा सा है, गाल है, अंदर इपिथेलियम प्रेजेंट है पूरा लेयर के। फिर हमने कहा वेस्टिब्यूल दिखाई पड़ रहा है, सलाइवा ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर रही है। मतलब बहुत सारे, यानी किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर, हम इमेजिन करते हुए चलते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने पिछली बार एनालॉजी की बात की थी, हमने पोस्ट ऑफिस की बात की थी, हमने जो है वो एक प्रकार से वाटर पार्क में जो स्लाइड होती है उसकी बात की थी, और हमने कहा था कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक इंडस्ट्री के समान है, एक के बाद स्टेप में प्रक्रिया होती है, एक असेंबली लाइन के समान है, और उससे फिर होता है पाचन। ठीक है ना? कैसे जो है फूड से, यानी हम जो चीज हमारे पास आती है, आपने कभी देखा है कि मम्मी घर में जो है वो ऑरेंज जूस कैसे निकालती है? मम्मी घर में ऑरेंज जूस कैसे निकालती है, नींबू का रस कैसे निकालती है? ठीक है ना? सब्जी बनती है तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्रक्रिया जो होती है ना, उसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं कि उन्होंने लिया ऑरेंज को, ठीक है, काटा, काटने के बाद उन्होंने उस पे जो ऑरेंज जूस निकालने का इक्विपमेंट था उसमें उन्होंने से घुमाया, उसको जूस निकला, वेस्टेज को बाहर कर दिया, छिलके को बाहर कर दिया, गूदा जो व्यर्थ का था उसे बाहर कर दिया, सीड को बाहर कर दिया, और छना हुआ जूस आपको लाके दे दिया कि बेटा पी ले ऑरेंज जूस। संतरे का रस पी ले, विटामिन सी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मालूम चला? ठीक है।
तो इस पूरी प्रक्रिया में मम्मी ने क्या किया, उसको ऑरेंज को लिया, काटा, उसको जो उन्होंने कई लेने, उसको उठा के लेने के बाद हाथ में लेने से लेके काटने तक, काट के बाद में उसको उन्होंने जो मैकेनिकल प्रोसेस को किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने छाना उसको, फिर आपको दिया और गार्बेज बाहर कर दिया। पाचन तंत्र भी ऐसा ही है कि फूड अंदर लिया आपने, फूड में से उसको निकालना है, एक्सट्रैक्ट काम का क्या है, बड़े बड़े, अब आपने खाया आलू, आलू पूरा स्टार्च है, चावल पूरा स्टार्च है, उसने कहा भैया ऐसा है स्टार्च तो अंदर जाएगा नहीं, हमारी तो एपिथेलिया में यहां से सेल्स के थ्रू अंदर लेना है, कैसे ले पाएंगे इस स्टार्च को, छोटा करो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। स्टार्च बना हुआ होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, तोड़ के उसे अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, हां ग्लूकोज चलेगा, या इसको आने दो अंदर। फाइबर है सेलुलोज, चलेगा नहीं, हमको सेलुलोज नहीं चाहिए, हमें बीटा डी ग्लूकोज, सेलुलोज की जरूरत नहीं है, सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम बॉडी में है ही नहीं है, नहीं चाहिए हमको, हम पॉलीमर अंदर नहीं लेंगे, हम केवल मोनोमर अंदर लेंगे। साफ साफ ऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का साफ साफ ऑर्डर है कि मोनोमर है, छोटी इकाई को अंदर आने देना भाई, बड़े वाले अंदर नहीं चलेंगे। ठीक है, क्लियर, पूरी मशीनरी लगी हुई है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। फिर पिछली क्लास में हमने कहा था कि प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया में मैंने आपसे कहा था कि पूरे पाचन तंत्र जो है उसमें क्या है, उसमें जो है वो एक प्रकार से एक है कैनाल, जिससे बोल रहे हैं हम, जैसे हम बोल रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इस कैनाल में मैंने कहा कि एक ओपनिंग है जहां से फूड को हम इंटर करेंगे, ये हो गया माउथ, ठीक है। और जहां से पचने के बाद फूड को बाहर करेंगे, वेस्टेज को बाहर करेंगे, जहां से एग्जिट होगा वेस्टेज, वो हो गया आपका एनस, ठीक है ना, ठीक। हम समझ गए कि एक कैनाल है, उसके दो हिस्से हैं, कि एक तरफ से फूड को आपने इंटर किया, वन वे सिस्टम है, फूड को इंटर किया, दूसरी तरफ से फूड को बाहर निकाल लिया, लेकिन इन बिटवीन फूड की एंट्री से लेकर फूड के एग्जिट होने के बीच में फूड में जो भी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट था उस सब को हमें बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। अरे यार क्या हो गया कि मैं अभी भोपाल गया था ना, तो मेरा जो स्पेक्स में लगाता था वो टूट गया, मैं बैठ गया उसके ऊपर बातों में, तो टूट गया, और अभी जो है मुझे वक्त ही नहीं मिला, तो मुझे जो है वो एक दूसरा स्पेक्स यूज करना पड़ रहा है, जिसका नंबर अभी आजकल थोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं निकालूंगा, लगाऊंगा, तो आप डिस्टर्ब मत होना इसको लेके कि ये स्टाइल का हिस्सा नहीं है, ये मजबूरी का हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कैनाल है, कैनाल से फूड अंडर इंटर किया, उस कैनाल का एक ओपनिंग है माउथ, एक ओपनिंग है एनस से बाहर निकाले, लेकिन इन बिटवीन यानी यहां पे जो टाइम फ्रेम है, यहां पे जो कुछ जो होना है वो यहां पे होना है, यहां पे क्या होना है, फूड का डाइजेशन होना है। डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। पाचन वह प्रक्रिया इसमें की जटिलतम अणुओं को हम सरलतम अणुओं में तोड़ते हैं, है ना, ठीक है। आई बात समझ में? अरे पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं बेटा मॉलिक्यूल को हम, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये यहां पर होनी है, फिर उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, वो भी यहां पर होना है, ठीक है। तो सारा काम कहां होना है, यानी इस सफर की शुरुआत में, ये बिगिनिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसके बीच में सब कुछ होना है, नहीं तो क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो खाया है वो वही बाहर निकल जाएगा, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया में अब एलिमेंट्री कैनाल ने कहा भैया हम ठीक है, हमको लेकिन जरूरत है कुछ हेल्प करने वाले लोग चाहिए। हेल्प करने वाले लोग क्या है, ग्लैंड्स। लिवर बोलता है हम तुम्हारे हेल्प करने तैयार हैं, लिवर जो है वो तैयार है, पैंक्रियास तैयार है, ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं। गॉल ब्लैडर लिवर से हेल्प लेके आगे हेल्प करता है ना, ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया में हमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो केमिकल्स होते हैं एंजाइम्स। वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो केमिकल डाइजेशन इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस के जो उसमें होता है। मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को आपको क्रश करना होता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। भाई आप जो है फूड को यदि चबाएंगे नहीं ना, तो फूड के बड़े बड़े पीस अंदर जाएंगे, तो उनको उस पचने में टाइम लगेगा, इसलिए फूड को क्रश किया जाता है, ठीक है। छोटे बच्चों को जब खाना खिलाते हैं, छोटे बच्चों को देखा आपने, 1 महीने 2 महीने, अरे 1-2 महीने गलत बोल रहा हूं, 6 महीने तक इरेज कर दो पहले वाला स्टेटमेंट, 1-2 महीने नहीं, मतलब 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रखना चाहिए। एक मेडिकल एडवाइस है कि 6 महीने तक बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर होना चाहिए। उसके बाद धीमे धीमे अन्न प्राशन किया जाता है, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना सिखाया जाता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि 6 महीने का बच्चा हो गया, 7 महीने का बच्चा हो गया, अब यह अन्न प्राशन संस्कार है बच्चे का, बच्चे को बोला बेटा आओ
डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर दिया कि खा बेटा अब तू पिज्जा। 7 महीने का बच्चा कैसे खा लेगा? उसने तो अभी तक माँ का दूध पिया था, सिर्फ उसने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे था, वो मिल्क पे था, कैसे पी ले खा लेगा? नहीं, अन्नप्राशन में उसको पिज्जा नहीं खिलाते, है ना? आप लोग समझ लेना अच्छे से, ठीक है? क्योंकि नई जनरेशन को बहुत सारी जानकारी का अभाव है, ठीक है? तो जो छोटे बच्चे को जब अन्नप्राशन करेंगे तो उसको जो है वो दाल का पानी के जो है वो पेस्ट बना के बनाना को पेस्ट कर दिया, वैसा वैसा थोड़ा सा कुछ चखाते हैं। धीमे धीमे डे 1 पे उसको नहीं कि एक कटोरा भर के दाल चावल ठूस दिया, खिला दिया, ठीक है? ऐसा नहीं करते उसको, नहीं तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। धीमे धीमे बॉडी को हैबिट लगती है, फिर बच्चा धीमे धीमे खाना शुरू करता है उठ के। तो ये जो है, चूंकि उसके दांत नहीं है, सिस्टम उतना है, तो वो मैकेनिकली जो क्रश करना वो नहीं कर, इसलिए मम्मी का जब भी कभी देते ना बारीक पीस के छान कर उसके बाद देगी वो, ताकि वो निगल सके उसको, वो क्योंकि उसको निगल नहीं आता है। उसको चबा दूध, उसने जब ब्रेस्ट मिल्क लिया उसने चबाना थोड़ा सीखा, उसने वो धीमे धीमे सीखेगा, वो दांत आएगा, समझ में उसको आएगी बात के। छोटे बच्चों को बोलते हैं ना चबा चबा के खाया करो, मम्मी पापा बचपन में बोलते थे कि एक तो मुंह से खाना खाते समय आवाज मत निकाला करो, दूसरा चबा चबा कर खाया करो। डांट पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी? पड़ती थी ना, तो वो जरूरी थी, ठीक है? वो जरूरी थी। तो चलिए, तो अब ग्लैंड्स होते, अब कैनाल है प्लस ग्लैंड्स है, ये तो कंपोनेंट समझ में आए। तो मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को क्रश करना। अब मैकेनिकल डाइजेशन कहां कहां हो रहा है? मुंह में हो रहा है, दांत आपके क्रश कर रहे हैं, फिर कहां हो रहा है? फिर आपके स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट है, वो भी एक तरह की प्रक्रिया है। लोग कहते हैं चबा के खाना नहीं खाओगे तो दांतों का काम क्या आंतों से लोगे? दांतों का काम क्या आंतों से लोगे? मतलब यहां भी मूवमेंट है, और आंत का हिस्सा क्या है? स्टमक। अभी स्टमक अलग से ग्लैंड नहीं है, गलती मत करना। स्टमक इज नॉट अ सेपरेट ग्लैंड, लिवर इज ए ग्लैंड, पैंक्रियास इज ए ग्लैंड, पर स्टमक इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ब्रॉड एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गलती मत करना, समझ गए? चलिए, तो मैकेनिकल, केमिकल, डाइजेस्टिव एंजाइम, इस सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे हमके। तो और मैंने ये भी कहा था आपसे कि पाचन की प्रक्रिया में जो फेजेस इन्वॉल्व हैं, जो इंक्लूडेड है, वो क्या है? वो है इंजेक्शन, भोजन को अंदर लेना, यानी फूड को अंदर लेना, फूड का मूवमेंट कराना, कि इसको बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में लिया, ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचाया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो मूवमेंट होता है। फिर इस दौरान जैसे से, और देखिए फूड रुकता नहीं है, हर जगह फूड थोड़े थोड़े समय रुकेगा, के बक्कल कैविटी में फूड रहा, जब तक चबाया तब तक वहां रहा, वहां से ईसोफेगस से होके स्टमक में आ गया, कुछ समय स्टमक के अंदर रहेगा, 1-2 घंटा, जहां पे एसिड मिलेगा। उसमें मैंने कहा ना कि आपने कुछ भी खा लिया, आपका मन किया कि बाबूलाल की पूड़ी जाके खाते हैं, या बाबूलाल का भजिया जाके खाते हैं। अब बाबूलाल कोई होंगे भैया, बाबूलाल के किसी जगह बैठ के, बाबूलाल ने जो है अपना भजिया बनाया, उन्होंने रात के समय जो है बेसन घोल दिया, उसमें 2-5 कीड़े भी आके गिर गए, 2-5-6 जो ना, जो वो भजिया जो वेज था वो नॉन वेज में कन्वर्ट हो रहा धीरे धीरे, और अनहाइजीन तरीके से बना बनू के तैयार कर दिया, और आपको सड़े तेल में, जो काला तेल था, पीला तेल था, मतलब अरे इमेजिन कर रहे हैं बुरे से बुरे स्ट्रीट फूड का आपने खा लिया। अब उसमें बैक्टीरिया भी है, उसमें इंफेक्शन भी हो सकता है, उसमें तो कब का बना रखा है ये भी नहीं मालूम। अब क्या करेगा बॉडी ने? अब आपने तो अंदर डाल दिया उसको। अब बॉडी, पहली बात है, यदि बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक फूड खा लिया है, तो बॉडी बोलेगी राजू भैया गलत खा लिए तुम, अब इसको बाहर निकालो। नौजिया आएगा, नर्वस सिस्टम को मालूम चलेगा कुछ टॉक्सिक खा लिया है, उल्टी जैसा, वॉमिट जैसा लगेगा, और फिर वॉमिट हो जाएगी। आप बोलोगे क्या हो गया? वॉमिट हो गई। अरे डिफेंसिव मैकेनिज्म था बॉडी का, तुमको बचा लिया, ठीक है? बाबूलाल के भजिए, नहीं तो तुमको जो है वो, समझ गए, अस्पताल पहुंचा देते, बचा लिया। उल्टी का होना, वॉमिटिंग का होना, मतलब डिफेंसिव प्रोसेस थी कि बचाया, कि एक बाहर निकालो। अब नहीं समझ में आया, इंटेस्टाइन तक पहुंचा, इंटेस्टाइन को लगा के, नहीं स्टमक भाई तुमने गलती कर दी, ऊपर से निकाला नहीं इसको, अब हमें कहीं और से निकालना पड़ेगा। अब लूज मोशंस हो गए, अरे क्या गलत कुछ खाने में आ गया, ये भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि तुमने गलत खाया तो जल्दी से बॉडी से एब्जॉर्ब मत करो, इसको फटाफट मूवमेंट करो, बाहर निकालो, नहीं तो मर जाएगा आदमी, है बीमार पड़ जाएगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। शरीर तो अपना काम कर रहा होता है। वॉमिटिंग कराया, लूज मोशन कराया, मतलब खाने में कुछ गलत आ गया है, कुछ टॉक्सिक आ गया खाने के अंदर। हम क्या करते हैं? मैं कह रहा हूं आपको, डॉक्टर एज ए डॉक्टर होता, एक लूज मोशन हुआ, 2 लूज मोशन हुआ, चिंता मत कीजिए, सिंपल प्रोबायोटिक लीजिए। दादी आपकी बिल्कुल सही है, दादी से बात कर, दादी को नमस्ते बोलना मेरा, ठीक है? हो सके तो मेरी तरफ से उनके पेट छू लेना। दादी बोलती है बेटा दही चावल खा ले। दादी जहां समझदार है, दादी को मालूम है कि दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है,
वो तुम्हारा गैस्ट्रिक इन्फ्लोरा का डिस्टर्बेंस है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको रिप्लेस कर देगा। दादी सब जानती है। उसने सही आइडिया दिया, एकदम परफेक्ट आइडिया दिया दादी ने। दादी ने कहा कि दही चावल खिला दो बहू इसको, ठीक है, बाहर का मत खाना। मुन्ना क्या सुनने वाले हैं? मुन्ना तो रोज बाहर जाके खाते है ना। आज बीमार पड़ेंगे, कल फिर पहुंच जाएंगे, फिर खाने पहुंच जाएंगे मेले में, ठेले में, ठीक है। खैर, ये तो एक अलग कहानी है। तो कहने का मतलब ये कि बॉडी में जो है वो फूड का बकायदा कितना समय रुकना है, कब रुकना, सब कुछ ठीक ठाक है तो प्रॉपर टाइम रुकेगा, नहीं तो रिपल करके बाहर निकल जाएगा। यही तो मजा है, मतलब मजा का मतलब यही तो बॉडी का सिस्टम है भाई, है ना। फिर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, और जो वेस्टेज उसका इलिमिनेशन होगा। ये सारी प्रक्रिया के यानी फूड को लेने से लेके फीसेस के बढ़ने तक बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारा प्रोसेस घटता है, और वही डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो इमेज है मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, है ना, भूलना नहीं, इसकी लेवलिंग याद रखना, ठीक है। मैं नेक्स्ट डीपीएस में इसका लेवलिंग करने को दूंगा आपको। वर्कबुक का जरूर यूज क्या करो, है ना, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी, देखो मैं इतना सारा समझाने के बाद एनसीईआरटी दिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि एनसीईआरटी में जो लिखा एक एक लाइन है वो अच्छे से समझ में हमको आना चाहिए बेटा। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। अब आप समझ गए कि ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग जिसे माउथ कहते हैं, एंड ओपन्स पोस्टीरियर टू द एनस, एनस पे खत्म होता है, ठीक है बेटा, अरे है ना, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? माउथ पे शुरू हुआ, एनस पे खत्म हुआ, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ना बेटा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जाके देखना पड़ेगा, है ना। देखो, है ना, इस एनिमेशन में देखिए आप, पूरा एलिमेंट्री कैनाल एनिमेशन जो है एलिमेंट्री कैनाल को बता कैसे फूड का मूवमेंट हुआ। आप देखिए, फूड को लिया, ठीक है, हम देख रहे हैं एनिमेशन बेटा, है ना, देखा हमने यहां पे, ठीक है, देखिए, है ना, एनिमेशन में हम गौर से देखें, ये फूड को लेने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे यानी फूड को लेने के बाद फूड को लिया, चबाया, लेने के बाद पचा पूरा फूड, और फाइनली वो बाहर एग्जिट हो गया, है ना, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी प्रोसेस जो है वो क्या है बेटा, ये पूरी प्रोसेस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है। एलिमेंट्री, तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल में एक माउथ हो गया और एक क्या हो गया, एक हो गया एनस हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस एलिमेंट्री कैनाल के भाग क्या क्या होते हैं, मतलब ये कोई सीधी ट्यूब नहीं है जो हम डायग्राम में बनाते चले आ रहे थे ना, वैसी ये सीधी ट्यूब नहीं है। ये एक ऐसी ट्यूब है जिस ट्यूब में जो है वो अलग अलग, कहीं पे थोड़ा सा फैल जाती है। ये हर ट्यूब के अलग अलग हिस्से में ग्लैंड के टाइप भी वहां पर चेंज आते हैं। ट्यूब के अलग अलग हिस्से में ग्लैंड के टाइप भी जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये वैसी ट्यूब है ना, मतलब ग्लैंड मतलब जो म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में म्यूकोसा ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा हुआ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हुआ, बाकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स अलग होती हैं, लिवर है, पैंक्रियाज है। तो सबसे पहला हिस्सा यानी एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा, ये हमने कहा ये एलिमेंट्री कैनाल है ना। तो पार्ट नंबर 1 की बात कर रही है, पार्ट नंबर 1 हो गया, ये पार्ट नंबर 2 हो गया ईसोफेगस, ये पार्ट नंबर 3 हो गया स्टमक, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पार्ट नंबर 5 हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस, ठीक है। तो ये देखो, तो मतलब ये एक ही ट्यूब है, उसी ट्यूब के आप देखो अलग अलग हिस्से बन दिखाई पड़ रहे हैं। बक्कल कैविटी पहला हिस्सा के, तो हमने क्या बोला, नंबर 1 बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो कि माउथ के थ्रू बाहर ओपन होती है। माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, के मुख गुहा बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं। माउथ जो होता है बक्कल कैविटी में ओपन होता है। यहां पर अब देखिए बक्कल कैविटी की खास बात यह है कि जो यहां पर क्या मिलता है फूड में, देखिए एज ए फूड मॉलिक्यूल यदि मैं सोचूं तो मैं आपसे बोलूंगा कि यदि हम फूड हैं और हम मुंह के अंदर गए हैं तो हमारा सामना होने वाला है दांतों से। दांत जो है वो चबा देंगे, मतलब बारीक बारीक कर देंगे, क्रश कर देंगे वो।
जीभ जो होती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जीभ जो है फूड को वापस से जैसे बचने की कोशिश करते हैं, दांत ने लिया, बच के बाजू में आए, जीभ बोलती है वापस फेंक देती है उधर, अरे कहां वापस आ गए, वापस जाओ दांत के बीच में। तो जीभ बकायदा वापस फेंक रही होती है ना जीभ जो है वो, और जीभ की सरफेस पर भी जो है बारीक बारीक उभार होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी टंग और हमारे टीथ जो होते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तोड़ रहे हैं उसको, ठीक है। और इस दौरान सलाइवरी ग्लैंड ने कुछ सिक्रेशन कर दिए, वहां से सलाइवा रिलीज कर दिया, जिसमें म्यूसिन है। म्यूसिन ने फूड को चिकना बना दिया कि अभी इसको ईसोफेगस में भेजेंगे ना तो अटक ना जाए ये, जितना फूड अच्छे से चबाओगे उतना भोजन आसानी से निगल पाओगे। जल्दी जल्दी खाने में कई बार फूड गले में फंसा फंसा लगता है ना। तो म्यूसिन को मिलाया, फिर उसमें सलाइवरी अमाइलेज को मिला दिया। सलाइवरी अमाइलेज ने जो है स्टार्च के पाचन को शुरू कर दिया। रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, चबाइए उसको, देर तक चबाइए उसको, 50-60 बार कम से कम चबाइए। 32 बार तो कम से कम खाना चबाना ही चाहिए, कहते हैं लोग 32 दांत है, हर एक दांत को अपना भाग मिलना चाहिए। 32 टाइम फूड चबाना चाहिए फूड को आपको। तो आपने जब कई बार थोड़ी देर तक चबाया आपने रोटी के टुकड़े को, रोटी मीठी लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टार्च था उसका पाचन होने लगा। सलाइवरी अमाइलेज जो है, एमाइलम मतलब स्टार्च पे काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बक्कल कैविटी से शुरू हो चुका होता है। बिल्कुल अभी एक आउटलाइन, अभी बेटा हम एक आउटलाइन देख रहे हैं, फिर हम अंदर जाके किस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन दी बक्कल कैविटी के। फेरिंग्स हेल्प्स इन सोलरिंग ऑफ द फूड के। अब जो बक्कल कैविटी में जो जिस हिस्से से, ध्यान से बात सुन के, बक्कल कैविटी में एक हिस्सा ऐसा है जहां से फूड को सरकाकर, जहां से फूड को धकाकर कहां पहुंचाना है उसको ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस वो ट्यूब है जो बक्कल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करती है। नंबर 2, दिस इज द ईसोफेगस, ठीक है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस वो ट्यूब है जो बक्कल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करती है। क्लियर? अब ईसोफेगस ने क्या किया कि ईसोफेगस में जो है फूड को भेजने के लिए बक्कल कैविटी ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर का सहारा लिया जिसके 3 हिस्से अलग अलग है। अब बोलोगे 3 हिस्से, अरे जो आपका नाक है ना उसका ओपनिंग भी वहीं खुल रहा है, मुंह का ओपनिंग वहीं खुल रहा है, तो नाक वाला ओपनिंग जहां खुल रहा है वो नेजोफेरिंग्स है, मुंह वाला जहां खुल रहा है वहां पे वो आपका ओरोफेरिंग्स है। तो मतलब ये फेरिंग्स मतलब एक हो गया, एक चौराहा हो गया, ऐसे समझो। फेरिंग्स एक चौराहा है, जो तो ना आप कभी देखते हैं आपकी, जो आप कभी जो है उसको बोलते हैं राउंड अबाउट बोलते हैं इसको हम, मेट्रो सिटी में होता है चौराहा है, कि ये आएगा तो वहां ट्रैफिक रुकेगा, रुक जाओ, ट्रैफिक मैन खड़ा हुआ वहां पे कि यहां रुको, यहां कोई नहीं जाएगा, आप यहां से यहां निकल जाओ, ठीक है। जब यहां जा रहा होगा बोलेगा रुक जाओ, यहां जाने दो। ये कौन है ट्रैफिक मैन? इपिग्लॉटिस वो पुलिस वाले के समान है, ट्रैफिक रोकता है, भोजन निकल रहे हो तो निकलने दो भैया, ये इसको जाने दो ईसोफेगस में। आपने बोला, पुलिस वाले को डिस्टर्ब किया आपने, उसने पलट के देखा, फूड यहां आ गया, ठसका लगा जोर से, फूड को बाहर निकाल, रेस्पिरेट। मम्मी बोलती घर में कि खाना खाते में बात मत क्या करो, पापा बोलते खाना खाते में बात करना अच्छी बात नहीं, गले में फंस जाएगा। क्या मतलब इसका? कॉमन ओपनिंग कहीं से कर रही है। तो फेरिंग्स के थ्रू जो है वो कहां क्या, तो फेरिंग्स जो है वो फूड को निगलने में हेल्प करता है, ठीक है। बक्कल कैविटी के 2 हिस्से होते हैं, एंटर बक्कल कैविटी और पोस्टीरियर फेरिंग्स के। बक्कल कैविटी का अगला भाग जहां पे चबाएंगे, जहां पे केमिकल्स मिलाएंगे, म्यूसिन मिलाएंगे, सलाइवरी अमाइलेज की क्रिया होगी, तो एक तो अगला भाग हो गया, दूसरा हो गया ऐसे फूड को निगलेंगे, पोस्टीरियर फेरिंग्स वाला हिस्सा हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो आप? ये देख रहे हो आप एंटीरियर पार्ट, ठीक है। बक्कल कैविटी का आप एंटर पार्ट देख रहे हैं आप यहां पर क्या देख रहे हैं आपको? आपने माउथ, यानी जो ओपनिंग है माउथ को हम सामने से माउथ को देख रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रहा है बेटे? हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो लिप्स हो गए, लिप्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहे हैं? आपको ये टीथ दिख रहे हैं, दांत दिख रहे हैं आपको, ये है ना, कि इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है के। फिर आपने मुंह के अंदर देखा, क्या दिखाई पड़ा आपको? आपको दिखाई पड़ा टंग, दिखाई, बॉडी ऑफ टंग, जीभ दिखाई पड़ी आपको, ठीक है। जीभ जहां पर जुड़ी हुई है, टंग इज ए मसल, जीभ जो है वो एक तरह की मांसपेशी मसल होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में से एक होती है, ठीक है। तो टंग जो है वो जुड़ी हुई है, जिसके थ्रू जो पतला सा हिस्सा जीभ के नीचे कनेक्ट करता है बक्कल कैविटी के फ्लोर से, जीभ को कनेक्ट करता है, वो है फ्रेनुलम,
लिंगुअल फ्रेनुलम, फ्रेनुलम बोला इसको हमने, ठीक है। फिर यहां पे हम देख रहे हैं कि हमें टॉन्सिल्स दिखाई पड़ रहा है। अब ये टॉन्सिल क्या होते हैं, किस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड होते हैं टॉन्सिल, इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये सुरक्षा गार्ड के समान होते हैं टॉन्सिल्स, टॉन्सिल दिखाई पड़े, ठीक है। यूबुला क्या होता है, इस पर भी बाद में बात करेंगे हम के। अभी हम समझ गए कि हाँ अगला हिस्सा है और पिछला हिस्सा जो है बक्कल कैविटी का में दिखाई पड़ा। अब देखो हमने यहां पे हमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये देखो हमने क्या देखा, दिस इज द पार्ट, जो ये जो पूरा हिस्सा है बेटा, ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या हो गया, ये अगले हिस्से में आ गया इसका, और ये पिछले हिस्से में, फारिंक्स वाले पिछले हिस्से में चला गया ये, ठीक है ना, है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, टीथ दिखाई पड़ रहे हैं आपको, के आपको जो है वो पूरा हिस्सा है जो किस प्रकार की हमारी बक्कल कैविटी होती है उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और देख चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको हम। अब पहला पार्ट, तो पहला पार्ट अभी हम केवल हम एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हैं कि भाग कैसे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, पता तो चले कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है, कौन कौन से हिस्से होते हैं, बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे बेटा तो चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक। फिर दूसरा हिस्सा है ईसोफेगस, छोटी सी ट्यूब, सीधी ट्यूब होती है, ये बक्कल कैविटी, ये ईसोफेगस, और कहां खुल रहा है बेटा, ये स्टमक में जाके, ये स्टमक में जाकर खुलता है, ठीक है। रिसीव फूड फ्रॉम द फेरिंग्स एंड कंडक्ट इट टू द स्टमक, स्टमक तक फूड को ये भेजता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी सिक्रेशन एक्सेप्ट केवल जो है जो यहां पे चिकनाहट के लिए म्यूसिस जो है वो म्यूसिलस कोटिंग देखने मिलेगी आपको, अदरवाइज कोई भी डाइजेस्टिव सिक्रेशन, कोई भी डाइजेस्टिव सिक्रेशन ईसोफेगस में नहीं होता है, ठीक है। देखिए ना आप, ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, ये हिस्सा इसका है ईसोफेगस, ठीक है ना, है ना, ये ईसोफेगस वाला हिस्सा हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर। देखिए भोजन को जब निकलते हैं तो याद रखिए ईसोफेगस के अंदर जब फूड को आप निकलते हो, ऐसा नहीं कि फूड टप्पा खा के नीचे पहुंच गया, आपने निकला तो टक से बाजा कहां गया, पेट में आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ईसोफेगस नॉर्मल कंडीशन में बंद सर, अदरवाइज तो क्या होगा, आप हवा अंदर ले लोगे। सुनो बात करके, मेडिकल फैक्ट सुनिए आप ध्यान से, कि यदि ईसोफेगस जो है उसका वो नॉर्मल जब आप नहीं निकल रहे होते ना, तब वो एक प्रकार से कॉलेप्स टाइप से होता है, बहुत बारीक सी ओपनिंग उसमें होती है, ताकि आप हवा अंदर ना लें, अदरवाइज पेट में गैस में पेट में हवा भराएगा तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। जो डकार आती है ना कई लोगों को खाना खाने के बाद, वो जल्दी जल्दी खाना खाने में कुछ कुछ एयर फूड के साथ अंदर जाती है, और जब वो एयर अंदर जाती है तो स्टमक में जगह नहीं होती उस एयर को एकोमोडेट करने की, तो डकार आती है ना, खाना खाने के बाद पेट फुल भरा गया। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मम्मी से कहीं पूछेगा, छोटे बच्चों को जब वो अपना फीड करते हैं, मदर्स मिल्क लेते हैं, खाना फीड करते हैं, उसके बाद में छोटे बच्चों को उठा के कंधे पर रखा जाता है और थोड़े समय लेके उनको पीठ को थपथपाया जाता है, लेके घुमाया, ताकि वो डकार ले लें और उससे उनकी जो स्टमक की गैस है वो बाहर निकले। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आप उनको लिटाओगे, बगैर डकार ले लिटाओगे तो पूरा दूध बाहर निकाल देंगे वो, तो मदर ने इतनी मेहनत से उसको फीड कराया, वो बच्चा फिर से भूखा हो गया, ठीक है। इसलिए बच्चे को सीधा लिया जाता है, पूछेगा मम्मी से बताएंगी। सब कुछ बड़ा साइंटिफिक है, हमारे जो लोग हैं ना सब जानते हैं, वो बस मेडिकली पता नहीं कि क्यों ऐसा किया जाता है, पर उनको पता है, परंपरागत तौर पर पता है कि हाँ भाई ये करना से अच्छा होता है। तो जो ईसोफेगस है उसमें भी फूड को अपने अंदर है तो फूड मूव करता है, तो मसल्स जो है वो इसमें स्मूथ जो उसमें मसल्स होते हैं आपके, वो मसल्स जो है वो बाकायदा रोल प्ले करते हैं, और उस मस्कुलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हम लिए हम पेरिस्टाल्सिस वर्ड का यूज करते हैं, पेरिस्टाल्सिस वर्ड का यूज करते हैं, उसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। देखो आप, मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग पुशिंग दी बोलस डाउनवर्ड, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बोलस को, जो भोजन का कोर होता है उसे बोलते हैं बोलस। जो आपने निगला है ना बक्कल कैविटी से, जो फूड आपने निगल कर, ये याद रखना, ये नाम भी याद रखना, बोलस आएगा, काइम आएगा, चाइल आएगा, क्या होता है इसके। तो जिस फूड को आपने निगला है ना बक्कल कैविटी से, जो फूड आपने अंदर सोलो किया है उसे बोलस कहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है, आप देख रहे हैं बाकायदा मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, फूड को नीचे की ओर वो लेकर आ रही है। और ये क्या है बेटा, यानी आगे वाला मसल रिलैक्स करता है, पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फूड को आगे धक्का देते हैं, और ये क्या है, ये है पेरिस्टाल्सिस होता है, इसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और स्टमक तक फूड को पहुंचा देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट समझ लेते हैं इसका। कई लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है खट्टी डकार आती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, गले में जला जला लगता है, एकदम से जो है वो अनकंफर्टेबल लगता है, और गले में ऐसा लगता है कि कुछ खट्टा खट्टा यहां पे आ गया, और वो जलन करता है। ये कहलाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, कैसे बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं, या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, या इसके लिए सबसे सही शब्द होता है वो होता है
रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस के ईसोफेगस में स्टमक का एसिड पहुंच जाता है और ईसोफेगस की सरफेस को बर्न करने लगता है और उससे बड़ा अनकंफर्टेबल होता है और उसमें जो है वो कई बार जो है वो ये इससे में ईसोफेजाइटिस आता है। आइटिस, कहीं पर भी यदि मेडिकल में कहीं पर भी आइटिस वर्ड लगा है, इसका मतलब होता है जलन। मेडिकल में कहीं भी आइटिस वर्ड लगाया मतलब इन्फ्लेमेशन या जलन के। ईसोफेगस में होगा तो ईसोफेजाइटिस बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लक्स हुआ मतलब वापस अपोजिट, जहां से आ रहा था वन वे एंट्री थी लेकिन वापस उल्टा थ्रो कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे, उसे रिफ्लक्स बोलेंगे उसे हम। तो रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। अब ये क्यों होता है? ईसोफेगस जो है जहां पर स्टमक पर ओपन होता है वहां की ओपनिंग को एक वॉल्व कवर करके रखता है, एक स्फिंक्टर। जो सर्कुलर मसल के वॉल्व होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, बंद करके रखते हैं कि ओपन हो गया बंद हो गया, ओपन हो गया बंद हो गया के। तो जो बॉल होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो स्फिंक्टर होता है के, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है एक तरह का जो है वो सर्कुलर मसल्स का बना हुआ एक हिस्सा होता है, मस्कुलर पार्ट होता है जो ओपनिंग को, ट्यूब को बंद रखता है के। अब देखिए नॉर्मली ऐसा ट्यूब बंद रहता है के, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होने पर, ठीक है, कभी कभी ज्यादा खा लेने पर, कभी कभी पैथोलॉजिकल कारणों से, कई सारे मेडिकल कारणों से जो है वो ये वॉल्व ठीक से क्लोज नहीं हो पाता है। तो स्टमक का एसिड जो है वो, स्टमक तो चर्निंग मूवमेंट करता है, स्टमक तो मूवमेंट करता है, ऐसे मूव करता है, तो अब जब मूव करेगा तो प्रेशर लगेगा फूड पे, तो वो फूड ऊपर निकल जाता है। नीचे का वाल्व तो बंद है, जो गैस्ट्रोड्यूडेनल जो स्फिंक्टर है वो तो बंद है। जो ड्यूडेनम यानी जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से जुड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो स्टमक का जो पाइलोरिक हिस्सा है, निचला हिस्सा पाइलोरिक कहलाता है, वो जुड़ा होता है ड्यूडेनम से। वहां का वाल्व बंद है, ऊपर का वाल्व वीक है तो फूड ऊपर निकल जाएगा, तो उससे बोलेंगे हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं स्टमक पे। अब देखो जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां थोड़े थोड़े मेडिकल इश्यूज भी लेता चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग को ओपन करके देखिए। ये ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे पाचन तंत्र पहली बार पढ़ रहे हैं, अरे भाई तुम छठी क्लास से, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। ये बात है कि पहली बार दिमाग में जा रहा है, ठीक है, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन पढ़ते आप बहुत पहले से आ रहे हैं। तो अभी हमको चीजों को समझना है क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से भी, कि ताकि हमारे आसपास से कोई हमसे कुछ बात भी करे तो हमें समझ में आए, डॉक्टर कुछ बोले तो वो बात भी हमको समझ में आए, ठीक है ना। नीट के लिए तो हम 100% कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये चीजें तो हमको आना चाहिए अच्छे से। अब आ गए हम स्टमक पे, देखो ये बक्कल कैविटी, ईसोफेगस एंड देन आ गए हम स्टमक पे आ गए हम, ठीक है। तो स्टमक का एक पार्ट ये ईसोफेगस से कनेक्टेड है, दूसरा पार्ट ड्यूडेनम से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एक पाउच दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। शॉर्ट थिक कर्व पार्ट, देखो कर्व बनाया ना मैंने पार्ट, कर्व पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको ना। इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन, देखो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत हुई, बक्कल कैविटी में जो है प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, लेकिन स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच है, स्टमक के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। अब कई लोग बोलते हैं सर स्टमक क्या, ऐसा भगवान ने क्यों किया? मुंह से शुरू कर देते हैं, स्टमक में प्रोटीन ही क्यों रखा, स्टमक में सब कुछ क्यों डाल दिया कि तुम ये कार्ब पचा लो, लिपिड नहीं। चूंकि मोस्ट ऑफ दी स्टमक का काम क्या था, देखो सुनो समझो, स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि आपके फूड में वो एसिड को मिला दे, और वो एसिड इतना स्ट्रांग एसिड होता है कि कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो मर जाएगा, और कई बैक्टीरिया मरते मरते भी जहर छोड़ जाते हैं, वो होते हैं टॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन। कई बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, तो तोड़ दो उनको, पचा दो, तोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट काम था। तो स्टमक ने, ईश्वर ने ये आशीर्वाद दिया, एक चीज बनाया, उसने कहा ये कंपार्टमेंट ऐसा बनना चाहिए कि ये बैक्टीरिया मरते मरते भी जहर छोड़ गया ना तो उसको पचा ले। बॉडी हमारी रोज कई जहर को निपटा रही होती, कई जहर से लड़ रही होती है। अब ये बात अलग है कि एक आदमी, आप बोलोगे सर फिर जहर खाने से आदमी क्यों मर जाता है? अब भैया ऐसी बात है कि वो बॉडी का कैपेसिटी है। अब कोई आदमी उठा पूरा का पूरा जो है वो सल्फासी खा लिया, कोई दूसरा केमिकल खा लिया, कीटनाशक दवा खा ली, चूहा मारने की दवा खा ली, अब उतना थोड़ा टॉक्सिन बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। थोड़ा बहुत कोई आदमी अल्कोहल पीता है ना स्लो, तो लीवर उसको टेक्कर कर लेता है लीवर। लेकिन कोई आदमी यदि जो है बोतल की बोतल पी जाए 1 घंटे के अंदर, तो लीवर बोलता है भैया हमारे बस की नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। लीवर बोलता है हम तो डैमेज हो जाएंगे। लीवर कहता है ये पूरी अल्कोहल को ये भगवान ने जिम्मेदारी दी थी,
एल्कोहल को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी एक कैपेसिटी है। हम जो है एल्कोहल को जब तोड़ते हैं तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे काम करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स समझते हो, जो टाइम डिपेंडेंट होती है, जिसका दर टाइम डिपेंडेंट होता है, हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे काम करते हैं। अब तुमने ज्यादा अल्कोहल पी लिया तो ये लीवर सेल को डैमेज करेगा, पचा तो पाएगा नहीं है, लीवर सेल को डैमेज करेगा, तो लीवर खराब हो जाता है। एवरीथिंग इज वेरी वेरी साइंटिफिक एक्चुअली। तो अभी क्या बोला मैंने, कहा कि यहां पे प्रोटीन का पाचन की शुरुआत होती है कहां पर, स्टमक के अंदर होती है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं स्टमक को ना, फैंटास्टिक इमेज है ना। ठीक है, ईसोफेगस करेक्ट हो रहा है इसमें, और देखो आप ड्यूडेनम से नीचे जुड़ रहा है। ठीक है ना। चलिए, आपको पता है स्टमक का ये वाला हिस्सा, इसमें जनरली गैसेस होती है, इसका गैस इकट्ठी आती है इसमें, जो भी अंदर फूड में से, फूड जब उसमें एसिड मिलता है ना तो कई बार गैस भी निकलती है उससे, तो वो गैस यहां इकट्ठा होता है। ठीक है, ज्यादा फूड में गैस होगा तो फिर वो डकार जैसा मैंने आपसे कहा था ना, इकट्ठा होने पे फिर वो प्रेशर से एयर बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक। तो देखिए ये हमें दिखाई पड़ रहा है स्टमक के, तो ये क्या है बेटा, ये ईसोफेगस है ना, ये ईसोफेगस है, और ये आपका स्टमक हो गया, और ये हो गया ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा हो गया जुड़ा इससे। ठीक है ना। ठीक, तो ईसोफेगस जहां जुड़ा है वहां पे क्या है, वहां पर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट है, एक तरह का वॉल्व के समान स्ट्रक्चर है। मसल्स का सर्कुलर जो है वो स्फिंक्टर होता है, इट्स लाइक ए वॉल्व के, तो जो कि नॉट एक्जेक्टली वॉल्व, इट्स लाइक ए वॉल्व। अब आप बोलोगे वॉल्व क्यों नहीं बोल रहे आप इसको, अरे वॉल्व में वन डायरेक्शन में काम होता है, वॉल्व में रिवर्स नहीं, कुछ भी रिवर्स, यानी कोई जो वॉल्व होता है ना बेटा, उसमें रिवर्स एंट्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम स्फिंक्टर वर्ड यूज करते हैं यहां पे हम। ठीक है, बजाय वॉल्व के। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, तो बेटा ये जो स्फिंक्टर है ना, इनका किस किस के बीच में, आपको पता होना चाहिए स्फिंक्टर कौन सा स्फिंक्टर कहां पर है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, आगे बात करेंगे हम। अभी आपको दो स्फिंक्टर मालूम चल गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से बैठ के। एक है ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसे हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, किस किस के बीच में होता है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि ईसोफेगस और जो कि स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है ना। फिर जब आप खाली पेट होते हैं, कुछ नहीं खाया आपने, तो पेट में स्टमक एक ऐसी थैली है जो सिकुड़ जाती है। आपको बताऊं मैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मेरा और जो है मैं अपनी बात करता हूं कि जब मैं खाना भोजन करने बैठता हूं ना, मेरी कैपेसिटी कि मैंने आपको बताया था पहले कभी कि मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। ग्लूटेन मतलब एलर्जी, मतलब एग्जैक्टली है कि मुझे ग्लूटेन या गेहूं की रोटी खाने पर मुझे जो है पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, और इसलिए मैं जनरली गेहूं को अवॉइड करता हूं। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं गेहूं बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूं, कभी जब वंस इन ए वाइल थोड़ा बहुत मैं व्हीट ले लेता हूं, लेकिन मुझे ग्लूटेन प्रोटीन जो है उससे मुझे एलर्जी है एक प्रकार से, जो मुझे डायग्नोस किया मैंने, देखा अपने अनुभव से। तो मैं रागी का रोटी खाता हूं, रागी समझते हैं आप, नाचनी, ज्वार का रोटी खाता हूं, बाजरा का रोटी खाता हूं। ठीक है, 2 रोटी खाता हूं मीडियम साइज का। बता रहा हूं कभी तुम्हारे घर आऊंगा तो खाना खिला देना भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि, और वो भी एक सब्जी, एक दाल, सलाद, हरी मिर्च, चटनी, मेन्यू बता दिया पहले। ठीक है, ये सब चीजें खाता हूं, मतलब मैं नॉर्मल खाना खाता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत लग्जरी फूड का मुझे कोई शौक है, और मुझे एक्चुअली कहा जाए तो मुझे फूड का बहुत ज्यादा शौक भी नहीं है। हाँ, व्हेनेवर आई गो ट्रेवल अब्रॉड तो मैं वेरियस टाइप ऑफ फूड को ट्राई जरूर करता हूं, लेकिन ऐसा है कि वो केवल ट्राई करने तक सीमित है। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि मिठाई बहुत खाना अच्छा लगता है, तो अभी जब छोटे बच्चे थे तो पैसे नहीं हुआ करते थे मिठाई के लिए कि तो पापा सब कुछ थे, बढ़िया था, लेकिन क्या था, वो मिठाई खाने के लिए था ना, अपन जलते थे तो वो ऐसे आसानी से नहीं मिलती थी, तो वो उसको कभी मौका है फेस्टिव टाइम में तो मिठाई खाने मिलती थी। के बचपन में कई बार जो है मुरब्बा आंवले का मुरब्बा डाला करता था, कई बार मुरब्बा जो है मैंने चोरी चोरी खाया हुआ है, कई बार जैम भी चोरी चोरी खाया हुआ है। ठीक है, खैर अब जो है वो मिठाई का कोई शौक नहीं रह गया है। ठीक है,
जीवन में जब आप सब चीजें आपको मिलने आने लगती है पास में, तो आपको कई चीजों का शौक नहीं रह जाता, ये बड़ी विडंबना होती है। खैर, अभी स्टमक की बात करते हैं। स्टमक जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो वो सुकड़ा होता है, तो स्टमक की कैपेसिटी होती है, जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी के बाद वो स्टमक का स्ट्रेच का लेवल आएगा, हाँ बोलेगा पेट भरा गया। लेकिन जो 8 रोटी खाता है तो वो 8 के बाद आएगा, तो उसको 4 रोटी खाने पर लगेगा पेट भरा ही नहीं मेरा। लेकिन वही आदमी यदि 4 रोटी 4 दिन तक 5 दिन तक खाता रहेगा तो स्टमक का कैपेसिटी का वो सेट है, रीसेट कर जाएगा वो, फिर उसका पेट भरा लगने लगेगा। देखा है मैंने पर कि कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 रोटी खा के उनका पेट भरा गया, क्योंकि उनका स्टमक उतना, उसके बाद फिर वो बोलता है सिग्नल चलाता ब्रेन को कि हो गया, तो खत्म। तो स्टमक जब आप कुछ नहीं खाते तब स्टमक सिकुड़ा रहता है। उस समय जो स्टमक की जो सरफेस इनर जो लाइनिंग होती है वो कई सारे फोल्ड में कन्वर्ट आती है, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रिगी, बोलते हैं इसको रिगी। देखो अब ये सब क्या, ये सारे एमसीक्यू है बेटा ना, हम अभी जो है कंटेंट में बहुत अंदर नहीं गए, अभी केवल सुपरफिशियली हम चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, और यहां पे हमें बहुत सारे एमसीक्यू के उत्तर मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक का। अभी एलिमेंट्री कैनाल का ओवरलुक करें। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग नैरोटिव, मैंने कहा ना स्मॉल इन डायमीटर, ठीक है, स्मॉल इन डायमीटर बट इन लेंथ इट इज नॉट स्मॉल। सबसे लंबा पार्ट है ये, सबसे लंबा पार्ट के लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है। कंप्लीट डाइजेशन है ना, पूरा पाचन, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो भी कुछ है सबका पूरा पाचन, कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, इसके 3 हिस्से होते हैं, अगले हिस्से को बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो स्टमक के साथ में कनेक्टेड होता है, जो कनेक्ट होता है, एंटर पार्ट जो है जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम स्टमक से कनेक्ट होता है। ड्यूडेनम के बाद में आता है जेजुनम, जो कि बीच वाला हिस्सा होता है, और आखिरी पार्ट होता है इलियम, और आखिरी पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, और इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। और इलियम का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, ड्यूडेनम का मेन काम होता है, ड्यूडेनम और जेजुनम जो होते हैं मेनली पाचन में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली वो डाइजेशन के लिए एंजाइम जो पूरा प्रोसेस होता है वो वहां चल रहा होता है, और जेजुनम का आखिरी मतलब बीच से वाले हिस्से से लेके अगला हिस्सा जो इलियम तक कनेक्ट होता है वहां तक, और इलियम का पूरा हिस्सा वो मेनली वो फूड के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, इलियम सबसे लंबा हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्लियर, देखिए आप, है ना, ये हो गया है आपका, ये स्टमक से कनेक्टेड, ये हो गया ड्यूडेनम वाला हिस्सा हो गया ये। ठीक है, और ये पूरा ये जो आपको दिखाई पड़ता है सी शेप, ये सी शेप का होता है ह्यूमंस में के, और रैबिट में होता है यू शेप, रैबिट में यू शेप। कुछ एनसीईआरटी में, एक पुरानी एनसीईआरटी है, मतलब 1-2 साल पहले की प्रिंट एनसीईआरटी में यू शेप लिखा हुआ है ह्यूमन ड्यूडेनम को, जो कि ठीक नहीं है, ये होता है सी शेप के। और इसी सी शेप के कर्वेचर के अंदर यहां पर फिट होता है ये पैंक्रियाज, यहां पर अपने आप को फिट कर लेता है। ठीक है ना, यहां पर पैंक्रियाज अपने आप को फिट कर लेता है। ठीक है, दिमाग में रखिए ना यार, कॉमन चीजें बेटा है तो। ठीक है, क्लियर। देखो ये हम देख रहे हैं एक बिल्कुल रियल फोटोग्राफ देख रहे हैं हम, कि जो है वो जो है लैप्रोटॉमी कर रहे हैं, मतलब जो है कि जो है वो पेट को ओपन करके सर्जरी की जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा निकाला जा रहा है। यहाँ पे समस्या कई हो सकती है, कोई डैमेज हो सकता है कि या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के हाथ में यहां पर जो देख रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो है एक हिस्सा आपने देखा होगा कि एक जो है वो लेयर ये जो किया, ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को अपनी जगह पर रखे हुए, अदरवाइज तो क्या होगा, ये तो बिखर जाएगा, ट्यूब उलझ जाएगा, आपस में उलझ जाएगा। ठीक है, तो उलझे ना, अपने लोकेशन में बना रहे, इसके लिए आपको दिखाई पड़ रहा है मिजेंट्री दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये इसे बोलते हैं मिजेंट्री, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिजेंट्री कहते हैं इसको। दिस इज दी मिजेंट्री। मिजेंट्री वो हिस्सा होता है बेटा जो कि इंटेस्टाइन को अपनी जगह पर बनाए रखता है, इसलिए इंटेस्टाइन ट्यूब होने के बावजूद जो है आपस में उलझती नहीं है वो। ठीक है, तो ये मिजेंट्री, तो ये एक तरह का अक्सर बॉडी वॉल से इंटेस्टाइन का अटैचमेंट होता है मिजेंट्री। ठीक है, क्लियर। देखिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देख रहे हैं, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है, स्टमक से जुड़ा है, उसके बाद जेजुनम देख रहे हैं हम, और हम इलियम देख रहे हैं ना, हमने अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है। ड्यूडेनम देखिए, जेजुनम देखिए, इलियम देखिए आपके। और इलियम जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ता है ना, तो उस हिस्से को सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। वहां पर एक वॉल्व होता है, यहां पे स्फिंक्टर वर्ड यूज नहीं किया मैंने, यहां पे क्या वर्ड यूज किया मैंने, वॉल्व। दिस इज द इलियोसीकल वॉल्व। इलियम
सीकम में खुलता है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा होता है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है। मैं जो बोल रहा हूं भले ही से लिखा नहीं रहा हूं आपको, मैं जो को बता रहा हूं उसको दिमाग में डाल लो। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा कि आप में से कई लोग सोचते हैं कि सर बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे, मजा आएगा। मैं कहता हूं दिमाग में नोट्स बनाइए, चीजों को दिमाग में डाल लीजिए, बता रहा हूं कि वो कभी बाहर नहीं निकलेंगी और वही एग्जाम में काम आएगा। कोई कॉपी किताब कुछ भी अलाउड नहीं होता है, केवल दिमाग अलाउड होता है, ब्रेन। ठीक है, तो भर लीजिए उसके अंदर। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा था इलियम। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जुड़ता है और लार्ज इंटेस्टाइन के जिस भाग में जाकर जुड़ता है उसे सीकम बोलते हैं। और सीकम और इलियम के बीच में एक वॉल्व होता है, मतलब उल्टा कभी पॉसिबल नहीं है। सीकम से कोई चीज इलियम में इंटर नहीं कर सकती। वॉल्व में अपोजिट एंट्री मनाही है, नहीं हो सकती है। स्फिंक्टर में पॉसिबल है। ठीक है, गलती होने पर स्फिंक्टर, वॉल्व में ऐसा नहीं है, वॉल्व में तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर उठ के। तो यहां पे इलियोसिकल वॉल्व हमको दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक है, फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये छोटा पार्ट होता है, लार्ज इन डायमीटर। डायमीटर में ये लार्ज होता है पर लेंथ में ये छोटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल पर, और ये एनस के थ्रू बाहर ओपन होता है। ठीक है, इसमें इसमें हम बोलते हैं कि इसमें असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, यानी जहां पे सीकम है, सीकम से हमने कहा कि अब असेंडिंग कोलॉन आ गया, फिर जो है ट्रांसवर्स कोलॉन आ गया, डिसेंडिंग कोलॉन आ गया, रेक्टम हो गया। ठीक है ना, देन रेक्टम ओपन होता है एनस से। ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना। देखिए सीकम फर्स्ट पार्ट, जहां पर कि इलियम, ये क्या है बेटा, ये है इलियम, ये है इलियम। ये सीकम में ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आप देख रहे हैं सीकम। सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा हिस्सा जो ऊपर जा रहा है, असेंडिंग कोलॉन वाला, फिर ट्रांसवर्स ग्रो कर रहा है, ट्रांसवर्स कोलॉन वाला के, और फिर डिसेंडिंग कर नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग कोलॉन वाला, देन द सिग्मोइड कोलॉन, देन रेक्टम एंड एनस के। पता है आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज के। आप में से कई लोगों ने गौर किया होगा कि कभी आप यदि खाना नहीं खा पाते, कभी आपने फूड मिस कर दिया आपने, या आप बहुत टेंशन में है, एग्जाम के पहले बहुत टेंशन में आपका, पढ़ नहीं पाए, कोई तनाव है घर में के, तो पेट दर्द करता है कई बार, है ना। ठीक है, ये एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है। फूड को जब आना होता है तो फूड ऐसे मूव करता है, यहां से यहां मूव करता है फूड। ठीक है, यहां से फूड यहां मूव करता है। आपको पता है ये जो जंक्शन होते हैं ना, ये वो पॉइंट होते हैं जो जिन पॉइंट पर फूड को घूमना पड़ता, फूड को जो है वो एक प्रकार से, फूड को जो है वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन सामने, मूवमेंट फ्लो स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, तो इससे होते हैं फ्रैक्चर सिंड्रोम्स। ठीक है ना, जैसे मेरे को है, मैं अपनी मेडिकल, अरे मेरे को भी कुछ मेडिकल इश्यू होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, इंसान है, होता है कि स्प्लेनिक फ्रैक्चर सिंड्रोम। मतलब आपका ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ट्रांसवर्स कोलॉन जहां डिसेंडिंग कोलॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे इस जगह पर यदि आपने फूड में आपने लैक्टोज खाया, आपने दूध पिया, आपने ग्लूटेन लिया आपने, तो ये जो हिस्सा होता है यहां पर जो है वो फूड का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, ज्यादा तनाव में होते हो तो नर्व के कारण जो है, याद रखिए आपका जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन को कहा जाता है सेकंड ब्रेन। पता है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कभी देखिएगा आपके ह्यूमन बॉडी में सेकंड ब्रेन कहां पर है, तो लोग कहते हैं कि खाली पेट रहेगा आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, कई दिन से खाना नहीं मिला, भूखे मर रहा है, तो आदमी कुछ भी अपराध कर सकता है, क्योंकि आपका डिसिसिव पावर जो ब्रेन का जो हिस्सा है उसको ओवरटेक कर लेता है। यहां पे भी कुछ न्यूरॉन्स बिखरे पड़े हुए हैं, वैज्ञानिक आज तक खोज रहे हैं कि किसी आदमी को, हम जब कभी हमारे घर आता है, बहुत गुस्से में कोई आदमी है, आपने उसको मतलब चिढ़ता है, गुस्से में, आपने अच्छा सा खाना खिला दिया उसको, अच्छे से बात कर लिया आपने, उसको चाय नाश्ता दे दिया आपने, अच्छे से खाना खिलाया उसको, वो खुश रहेगा उस समय, वो ठीक है। किसी भी आदमी को अतिथि देवो, अतिथि को सत्कार करने का भाव क्यों था? भोजन खिलाओ, आदमी शांत हो जाएगा, झगड़ा नहीं करेगा। ये फैक्ट है, ये कोई मजाक नहीं जो बता रहा हूं, कि ये सब जो है वो, मतलब मैंने आपको बता दूं, मैंने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, मेडिकल साइंस, बॉटनी सब पढ़ा हुआ है मैंने। आईएएस के एग्जाम ने मुझे सब पढ़वा दिया था। अभी किसी ने मुझे एक मैसेज किया, पता नहीं कहां से मैसेज आया वो, ठीक है, मैं जनरली वो देख ही लिया मैंने, जनरली बहुत सारे मैसेज में देख नहीं पता। किसी ने लिखा कि सर, व्हाई यू आर टीचिंग बायोलॉजी,
यू आर नॉट पीएचडी, यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच बायोलॉजी। किसी ने लिखा उस मैसेज में, यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू गेट ए जॉब इन स्कूल एज ए स्कूल टीचर। मैं सोचा भैया कौन है ये आदमी इतना ज्ञानी जो मेरे को ज्ञान दे रहा है कि आप बायोलॉजी पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप पीएचडी नहीं है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. जो बहुत टैलेंटेड होते हैं ना, वो 12वीं के बाद ही मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं सेट जाते हैं। तो भैया ये सब चीजें ऐसे मैसेज मत किया कीजिए, बुरा लगता है ना कोई टीचर्स को, कोई भी टीचर आप मतलब एक डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को आप जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कि साहब की बायोलॉजी, अरे यार स्कूल टीचर कौन बन भैया आप, मतलब मैं क्यों आप नीचे जाना चाहूंगा ना भाई, ऊपर जाके नीचे को जाना चाहूंगा मैं, काहे अप्लाई करूंगा दादा उसके लिए है। और हु आर यू टू गिव मी द जॉब। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी सोच भी रख लोग हैं और वो बोलते हैं कि कमांडो है। हद है भाई, ठीक है। खैर छोड़िए, अलग अलग बातें, लोगों के अपने अपने व्यू हैं, पर्सपेक्टिव हैं, हमें किसी को जज नहीं करना है, लेकिन हमें ये कहना है कि भाई कि किसी हर डिग्री, देखो बेटा किसी नौकरी का, किसी डिग्री का कोई भविष्य नहीं होता है, भविष्य होता है व्यक्ति का। किसका होता है? व्यक्ति का। व्यक्ति की कदर कीजिए। यदि उसकी डिग्री देखकर आप उसे आंक रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप व्यक्ति को, व्यक्तित्व को देखिए, उसके ज्ञान को देखिए, ठीक है। कहा गया कि मोल कीजिए तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साधु के बारे में कहा है कबीरदास जी ने कि भैया साधु को के बाहरी वस्त्र मत देखिए क्या उसके पास है, ज्ञान देखिए उसका। तलवार का मोल होता है, म्यान का मोल नहीं होता कि म्यान किस में रखिए, है ना, क्लियर। एंड बाय द वे मैं जो है बहुत सारी, यदि मैं अपनी सारी डिग्री जो है बाहर रिवील कर दो ना, तो मुझे लगता है आधा प्रिस्क्रिप्शन भरा जाएगा। आधा कितना? आधा प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो खैर ये सब बातें बोलने की नहीं होती हैं, लेकिन ये है कि कहने का मतलब है कि इस तरह की बातें अच्छी लगती है। खैर छोड़ो, कहाँ यार, कहाँ का बात कहाँ निकल जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते वही है ना, कई बार आता है गुस्सा है तो बोल देते हैं ना, ठीक है। तो चलो, अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा बेटा यहाँ पे कि हमको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेते चलना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा कहां पर इन्वॉल्व होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस को, मूवमेंट को असर डालता है। उठ के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, घबराहट होने लगती है। देखा होगा आपने कभी इंटरव्यू के समय पे, कोई इंपॉर्टेंट टास्क के समय पर कई लोगों को मोशन आने लगता है। मोशन मतलब स्टूल पास करने का अच्छा होने लगता है, घबरा के एकदम। खैर अब ये तो बात है। तो अब देखो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट तो समझ गए हम कि क्या क्या भाग होते हैं, कि किस तरह, तो एक ओवरव्यू समझ में हमको आया कि अच्छा ठीक है ये चीजें देते हैं। अब एनसीईआरटी में एंटर करते हैं हम। अब एनसीईआरटी बोलता है कि देखो ऐसा है कि एलिमेंट्री कैनाल चाहे वो आपके कहीं के एलिमेंट्री कैनाल हो, का कोई भी हिस्सा हो, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होगा। बेसिक मूलभूत, हम कहते हैं कि एक गट इंटेस्टाइन का जो ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो उसमें जो है वो विथ फ्यू वेरिएशन कुछ चीजें कॉमन देखने मिलेंगी। जैसे कि सबसे बाहर वाली परत होगी सीरोसा, ठीक है, उससे अंदर होगी मस्कुलरिस, उससे अंदर होगी सब म्यूकोसा, सबसे अंदर होगा म्यूकोसा, और एक होगा ल्यूमेन, जहां खाली जगह यहां से मूव करेगा फुट के। तो मतलब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। सबसे बाहर वाली लेयर सीरोसा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। मस्कुलरिस लेयर, उसमें भी क्या होगा, सर्कुलर मसल और लॉन्ग मसल, मतलब फूड को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड को धक्का लगाएगा तरह, और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है फूड मूवमेंट करेगा, फूड आगे बढ़ेगा उस सेट के। तो ये लेयर होता है। तो मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा। इसकी लेवलिंग, सबसे बाहर वाली लेयर होती है सीरोसा, सीरस लेयर होती है, कहलाती है सीरोसा होती है, उससे अंदर होती है मस्कुलरिस, उससे अंदर होती है सब म्यूकोसा, फिर होती है म्यूकोसा, ठीक है, और बीच में खाली जगह होती है ल्यूमेन, ठीक है। चलिए अब हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम के, तो हमने क्या कहा कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर आपके एलिमेंट्री कैनाल में आपको जनरल हिस्टोलॉजी की बात करें, 4 बेसिक लेयर देखने मिलती हैं। सबसे बाहर वाली होती है विसरल पेरिटोनियम सीरोसा, ये वर्ड याद रखना बेटा, विसरल पेरिटोनियम सीरोसा, विसरल पेरिटोनियम सीरोसा।
उससे अंदर होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलर कोट होता है के, उससे अंदर होता है सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा के। तो बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर याद रखना है इनका लेयर के, सीरोसा मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस लेयर एंड सीरोसा। क्लियर? ठीक है, देखिए विसरल पेरिटोनियम जो होता है बेटा सीरोसा, अब इसकी इपिथेलियम के मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम, एमसीक्यू है, ठीक है। जो सीरोसा है उसकी इपिथेलियम क्या होती है? स्क्वामस इपिथेलियम होती है, और ये मीजेंट्री के साथ में जुड़ा। अब मीजेंट्री क्या होता है मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, मीजेंट्री से जुड़ा होता है के, और इसे हम बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ और कोट कहते हैं के। तो अब ये एक बार एमसीक्यू के अंदर पूछा गया बेटा, इसलिए पता होना चाहिए आपको के। तो जो सीरोसा होता है उसे पुलिसमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और कोट भी कहते हैं के। सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये थिन मेसोथेलियम से, पतली मेसोथेलियम से, मतलब जो मेसोथेलियम क्या होती है बेटा, एंड जो विसरल ऑर्गन की इपिथेलियम को क्या बोलते हैं? मेसोथेलियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा के। जो भी विसरल ऑर्गन है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, उनकी इपिथेलियम को हम मेसोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। इससे बाहर हम इसको एपिडर्मिस बोल रहे थे, तो इसको बोलते हैं मेसोथेलियम बोलते हैं हमके। और ये इसमें जो है वो सीरोसा में आउटर मोस्ट लेयर होती है, पतली सी मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। देखिए इसकी बात की हमने, लेयर नंबर 1 की बात की हमने, ठीक है ना। स्क्वामस इपिथेलियम में मेसोथेलियम कहते हैं इसको हम, ठीक है। सीरोसा है, देखिए ना आप सीरोसा को ध्यान देखिए, देख रहे हैं आप, पतली सी एक परत के रूप में कि पूरा प्रोटेक्टिव लेयर एक तरीके के, एक तरह जो हमारी स्किन है ना, वैसी समझ लो आपकी गट की अपनी स्किन के समान लेयर है ना, ठीक है। उससे अंदर क्या होता है? उससे अंदर आपको मस्कुलस लेयर दिखाई पड़ेगा, और उससे अंदर आपको सब म्यूकोसा देन म्यूकोसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। देखिए ये है सीरोसा, सीरोसा से अंदर आएंगे तो आपको मस्कुलस लेयर दिखाई पड़ेगा बेटा, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगी लॉन्गिट्यूडल मसल, देन दिखाई पड़ेंगी सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडल मसल देन दिखाई पड़ेंगी सर्कुलर मसल्स, ठीक है ना। तो मस्कुलर कोट की बात करते हैं हम। मस्कुलर कोट में याद रखना बेटा, भूलना नहीं, मस्कुलर कोट या मस्कुलरिस एक्सटर्ना बाहर होती है लॉन्गिट्यूडल मसल के, मतलब सीरोसा से ठीक अंदर होती है लॉन्गिट्यूडल मसल, जो पेरिस्टालसिस में बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और अंदर, इनसे अंदर होती है सर्कुलर मसल्स के। तो ये मसल्स का सीक्वेंस एमसीक्यू है बेटा, याद रखिएगा के। यानी जो आपका गट है, गट के ट्रांसफर सेक्शन में, एलिमेंट्री कैनाल के ट्रांसफर सेक्शन में जो मस्कुलस लेयर होती है उसमें बाहर तरफ होती है लॉन्गिट्यूडल मसल, अंदर होती है सर्कुलर मसल के। स्टमक के अंदर आपको ऑब्लिक मसल फाइबर भी देखने मिलते हैं, क्योंकि स्टमक को चर्निंग मूवमेंट करना होता है। मैंने कहा ना, बेसिक गट की हिस्टोलॉजी, जो इंटेस्टाइन की बेसिक हिस्टोलॉजी समान होती है, पर कुछ वेरिएशन अलग अलग जगह पर देखने मिलते हैं। जैसे कि स्टमक में हमको ऑब्लिक मसल फाइबर भी देखने मिलते हैं, स्टमक में हमको ऑब्लिक मसल फाइबर भी देखने मिलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल है, सर्कुलर है, और ऑब्लिक मसल फाइबर भी स्टमक में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। फिर अब ये मसल्स किस तरह की होती हैं? ये मसल्स आपकी मर्जी, आपने वैसा नहीं, आज मेरा मन नहीं है तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलता हूं रुक जा, तो रुक जाएगी, नहीं सुनेगी आपकी। वो लार्ज इंटेस्टाइन को बोलता हूं रुक जा, तो वो भी नहीं सुनेगी आपकी। सुनने से मना कर दिया, उन्होंने कहा आपका दिमाग से नहीं चलते वो उनका अपना सिस्टम है अलग के। स्मूथ मसल्स आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती है, अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। अनस्ट्रेट मसल होती है, रेखित मांसपेशियां स्केलेटल मसल्स होती है, जो हमारी इच्छा पर चलती हैं। ये स्मूथ ऑर्गन में प्रेजेंट मसल्स होती हैं, जो आरेखित मांसपेशियां अनस्ट्रेट मसल्स हैं, और स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, ऑर्बेक्स प्लेक्सस और माइंट्रिक प्लेक्सस। अब ये क्या चीज है? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ऐसा है कि मसल्स है तो उसका कंट्रोलिंग एजेंट कोई ना कोई नर्व वहां पर जरूर सप्लाई होगा के। मसल्स जो है वहां पर भले ही से आप वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन उसको इनवॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा है के, सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा है उसको के। तो ऑर्बेक्स प्लेक्सस या इसे माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स के बीच के, सर्कुलर मस्टिक कलर के, ये लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नर्व का नेटवर्क होता है जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है और पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी एक दर में, एक निश्चित दर में, जैसे फॉर एग्जांपल
कैसे मालूम चला इंटेस्टाइन को कि हमको अभी लूज मोशन करवा देना है? गलत खा लिया इसने, लूज मोशन करवा दो, तेज मूवमेंट कर दो इसका। पेरिस्टालसिस बढ़ जाता है तो मोशन तेज बाहर जाता है, स्लो हो गया पेरिस्टालसिस तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। आई बात समझ में? तो पेरिस्टालसिस का पूरा जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट जो है किस बात पर डिपेंड करता है? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर नर्व सिग्नल्स क्या इंपल्स छोड़ रहे हैं के, और वो सिग्नल्स क्या ऑर्बेक्स प्लेक्सस है, वो माइंट्रिक प्लेक्सस है, जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है के। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है हम पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तब अभी समझ लो उसको कि ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है जो पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करती है। वेरी वेरी ये टफ क्वेश्चन में से के, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंफॉर्मेटिव टफ क्वेश्चन में से एक है बेटा, दिमाग में रहना चाहिए ये। ठीक है, क्लियर? देखिए है ना, ये देखिए आप सर्कुलर मसल्स, लॉन्ग टर्म मसल, ठीक है ना, दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके इनकी दोनों मसल लेयर के बीच में हमको ऑर्बेक्स प्लेक्सस दिखाई देंगे। जैसे देखिए ये क्या हो गया, ये सीरोसा या एडवेंटिशिया बोलते हैं, ये मस्कुलरिस लेयर, प्रोप्रिया मस्कुलरिस लेयर होती है। देखो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल के बीच में ऑर्बेक्स प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस प्रेजेंटेड के। अब देखो बेटा याद रखना, आपको जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट है, जो सुनिए मैं बिल्कुल आपको है ना एकदम समझ लीजिए कि मैं आपको जो है बिल्कुल एकदम जो है वो डीप जाके बता रहा हूं चीजों को, ताकि आपके दिमाग में रहे चीजें, और ये पूरे मेडिकल करियर में भी काम आएगा आपको। इनके जो बता रहा हूं उतना, ये जो बेसिक फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हो ना, ये दिमाग में रखना है इसको, क्योंकि ये नहीं तो मेडिकल कॉलेज में बल्ब फ्यूज जाएगा, दिमाग के जो है वो तार सारे हिल जाएंगे, प्रोफेसर खड़ा करके पूछ लेगा, कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या पढ़ गए, वो बोलेगा कैसे निकल गया एग्जाम। तो भैया बेसिक्स क्लियर कर लो यहीं पे। यहां पे उम्मीद करना आपके एनसीईआरटी पूरा 100% कवर करूंगा, लेकिन साथ में कई चीजें बताता चलूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप तो कोई चीजें आना चाहिए, और पूरी लाइफ काम आपको आएगा इसके। तो मैंने क्या कहा आपसे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल के बीच में आपको ऑर्बेक्स प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस देखने मिल रहा है। तो दो प्लेक्सस आपको याद रखना है बेटा, एक होता है मीसनर्स प्लेक्सस, वो होता है सब म्यूकोसा लेयर में होता है। कहां होता है वो? सब म्यूकोसा लेयर में हमको देखने मिलता है। अब ये क्या काम करता है हम आगे बात करेंगे कि म्यूकोसा जो होता है उसमें भी 3 हिस्से होते हैं, मस्कुलस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियम। इस पर भी आगे बात करेंगे हम, ठीक है, क्लियर? तो अभी हमने फोकस किया किस पर, जो है ऑर्बेक्स प्लेक्सस पे, ठीक है। देखिए है ना, आप देख रहे हैं सीरोसा, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर आपको दिखाई माइंट्रिक प्लेक्सस जो कि क्या है ऑर्बेक्स प्लेक्सस दिखाई पड़ रहा है आपको, फिर सर्कुलर मसल है, फिर सब म्यूकोसा में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस आपको सब म्यूकोसा के अंदर दिखाई पड़ रहा है। इसे हम मीजनर्स प्लेक्सस भी कहते हैं, इसे हम मीजनर्स प्लेक्सस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, richly supplied by blood and lymph vessels. In some portion may have numerous glands. ठीक है, ठीक है, small glands, these are small glands के numerous glands आपको देखने मिलते हैं। जो सिक्रेशन करेगा, जो एपिथेलियम होती है ना, एपिथेलियम ही मॉडिफाइड होकर ग्लैंड को बनाती है। याद रखिए ग्लैंड्स एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। फिर यहां पर मीजनर्स प्लेक्सस देखने मिलता है, इसे सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी कहते हैं बेटा, और इसमें सिंपैथेटिक नर्व होती है, जबकि ऑर्बेक्स प्लेक्सस में क्या था, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई थी। देखिए आप पूरा कंट्रोल है ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यहां पर सिंपैथेटिक नर्व होती है के, और ये इंटेस्टाइनल जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। आप देखिए काम देखिए इसका, ठीक है। ये वो जो ऑर्बेक्स प्लेक्सस है वो पेरिस्टालसिस को जो है ऑर्बेक्स प्लेक्सस पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर रहा था, और जबकि जो मीजनर्स प्लेक्सस है वो इंटेस्टाइनल जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, क्लियर? अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। अब इसमें तो नहीं है प्लेक्सस कहीं पर हमको पता होना चाहिए बेटा, ये है ना, क्लियर? चलिए, है ना, देखिए आपको सबम्यूकोसल और सबम्यूकोसल मीजनर्स प्लेक्सस आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे? ये एक्चुअल रियल फोटोग्राफी स्लाइड बात है ना, और ऐसे स्लाइड आपको देखना पड़ता है। आपको पता है मेडिकल कॉलेज में ऐसे स्लाइड दिखाते हैं आपको, बोलते हैं पहचानो क्या है, स्लाइड देख के बताना पड़ता है कि किडनी का स्लाइड है और ये स्टमक का स्लाइड है, ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जो आउटर जो गट का एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन है, वहां पे दो प्लेक्सस देखने मिल रहे हैं। जो आउटर बाहर तरफ जो प्लेक्सस प्रेजेंट है वो कहां पर है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में है, उसे माइंट्रिक प्लेक्सस बोला हमने या ऑर्बेक्स प्लेक्सस बोला हमने। और बेसिकली ये गैस्ट्रिक मूवमेंट को, मतलब पेरिस्टालसिस को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। जबकि अंदर वाले प्लेक्सस को क्या बोला हमने, अंदर वाले प्लेक्सस को हमने बोला सब म्यूकोसल प्लेक्सस बोला हमने, या मीजनर्स प्लेक्सस बोला इसको हमने, जो सब म्यूकोसा में होता है, और ये बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशन और
लोकल ब्लड फ्लो पर असर डालता है कि ये बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशन को कंट्रोल करता है और लोकल ब्लड फ्लो ताकि फूड एब्जॉर्ब भी हो सके उसमें ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दोनों प्लेक्सस के, बोथ प्लेक्सस के, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा स्ट्रोक है ये, ठीक है ना। ये जब भी आएगा, और आपको कह रहा हूं मैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तैयार रहेगा उसके लिए। ठीक, द अपर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस हैज बोथ आर्बक एंड मीसनस प्लेक्सस एब्सेंट के, इन अपर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस बोथ आर्बक एंड मीसनस प्लेक्सस आर एब्सेंट के, याद रखिए। जो इसोफेगस का ऊपरी 1/3 हिस्सा होता है, अपर 1/3 पार्ट होता है, उसमें आर्बक और मीसनस प्लेक्सस दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चीज को, एक फैक्ट है ये, इट्स ए फैक्ट। ठीक, अब आते हैं म्यूकोसा पे। म्यूकोसा के 3 पार्ट होते हैं, आउटसाइड टू ल्यूमेंट के, यानी बाहर से यदि हम बात करते हैं आउटसाइड टू ल्यूमेंट के, तो हमने क्या बोला बेटा, हमने कहा कि सबसे यदि आउटसाइड से हम ल्यूमेन की बात करें तो एक्चुअली क्या होगा बेटा, ल्यूमेन की तरफ क्या होगा बेटा, मैंने कहा आउटसाइड मस्कुलरिस म्यूकोसा है, देन लैमिना प्रोप्रिया है, देन द एपिथेलियम। ठीक है ना, ठीक है, एपिथेलियम। तो ये इसके जो है वो क्या होगा बेटा, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम, क्या क्यूबाइडल एपिथेलियम डिपेंड करता है पार्ट पे, और वो एब्जॉर्प्टिव एक प्रकार से क्या होगी, उसमें सरफेस एरिया बड़ा होगा, उसमें एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम होगी उनके। तो आउटसाइड टू इनसाइड मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड द एपिथेलियम। देखिए, मस्कुलरिस म्यूकोसा सब म्यूकोसा के बाद होती है पहली लेयर। ठीक है, स्मूथ मसल्स होती हैं इसमें, लॉन्गिट्यूडल और इनर सर्कुलर मसल होती हैं। ठीक है, फिर लैमिना प्रोपिया मिडिल लेयर होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसमें ब्लड वेसल होंगे, इसमें लिम्फोइड टिश्यू होगा, इसमें ग्लैंड्स होंगी इसमें, और इसमें बड़ी मात्रा में इलास्टिन फाइबर हमको देखने मिलेंगे लैमिना प्रोपिया में। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई यहां पर होगी, लिम्फोइड टिश्यू यहां पर होंगे, ग्लैंड्स यहां पर होंगी। ठीक है, देन एपिथेलियम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, आईएमपी, इनर मोस्ट लेयर। स्टमक में एपिथेलियम के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एपिथेलियम जो है वो विलाई बनाएगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को बनाएगी, जो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को, सक्कस एंटेरिकस को, इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को रिलीज करेगा। विलाई फूड के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगी। के म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल देखने मिलेंगी ताकि इंटेस्टाइन मूवमेंट प्रॉपर हो सके। इस जो है वो इंटेस्टाइन जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चिकनाहट वहां पे बना रहे, म्यूकस रिलीज होता रहता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है एपिथेलियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होगी एपिथेलियम। ठीक है, और इसमें स्टमक के एपिथेलियम में क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे बेटा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में विलाई और आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखने मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको गोबलेट सेल्स देखने मिलेंगी जो कि म्यूकस को रिलीज कर रही होंगी। म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टमक में होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इंटेस्टाइन के अंदर होगी। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी क्या लिखा, जो मैंने बताया ना बेटा, देखो अब उसके जानने के बाद में एनसीईआरटी कितना आसान हो जाता है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम possess 4 लेयर, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, कॉमन, मैंने कहा ना सब जगह पे बेसिक लेयर कॉमन होती है, थोड़ा वेरिएशन के साथ में। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, एपिथेलियम ऑफ विस्टरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू, ये देखा हमने ऑलरेडी। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट इन सम रीजन, कहां पर, स्टमक में ऑब्लिक लेयर होती है, स्टमक में ऑब्लिक लेयर भी आपको देखने मिलती है। सम रीजन्स दिखाए इन्होंने यहाँ पे, स्टमक में ऑब्लिक लेयर भी आपको देखने मिलती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, ये भी देखा हमने। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा, ड्यूडेनल ग्लैंड्स बोलते हैं, वो सबम्यूकोसा में देखते हैं। ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स है वो क्या है बेटा, वो ग्लैंड जो है वो सबम्यूकोसल ग्लैंड है उनके। इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो ल्यूमेन में होता है, एलिमेंट्री कैनाल ल्यूमेन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। इनर मोस्ट लाइनिंग को हम म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, म्यूकोसा लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड रियुगी इन स्टमक, तो मैंने रियुगी बताया था आपको बेटा, है ना। ठीक है, फोल्डेड फॉर्म में दिखाई पड़ता है, तो इनर फोल्ड दिखाई पड़ता है, रियुगी स्टमक। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग दिखाई पड़ती है। विलाई कहा था हमने, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनको हमने विलाई कहा था। ठीक है, द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, जिसे हम माइक्रोबिलाई कहते हैं। विलाई के ऊपर क्या होता है, ये विलाई है, इसके ऊपर कई सारे माइक्रोबिलाई होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं। ब्रश बॉर्डर के समान दिखाई पड़ते हैं, एब्जॉर्प्टिव एरिया कई गुना बढ़ा देते हैं। दिस मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फूड को इफेक्टिवली जो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर पाता है। सारी बातें देखी थी हमने, है ना बेटा, क्लियर। देखिए आप ना,
फिगर 16.5 एनसीईआरटी का फिगर है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा में आपको विलाई दिखाई पड़ रहे हैं। विलाई देखिए पूरा बकायदा फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं और विलाई के ऊपर सरफेस पे आपको बारीक बारीक माइक्रो विलाई दिखाई पड़ते हैं जो सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देते हैं। और विलाई के अंदर आप देख रहे हैं बकायदा जो है ब्लड सप्लाई है, इसमें आर्टरी, वीन और लैक्टियल क्या होता है, लिम्फेटिक सप्लाई होता है। और लैक्टियल जो होता है ना, ये फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। इट एब्जॉर्ब दी फैटी एसिड, ये फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। बाकी केमिकल तो ब्लड के थ्रू अंदर ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। The villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessels called lacteals के जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो सप्लाई होती है यहाँ पे, ठीक है। और लैक्टेज सप्लाई यहाँ पे होता है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टमक, स्टमक में जो ग्लैंड म्यूकोसा आती है उन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं बेटा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो विलाई के बेस है, जो से ये बिलाई है और इसका बेस है यहाँ पे, ये फिर बिलाई, तो बेस में जो 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 नीचे तक डीप अंदर जाता ना, ये इसे बोलते हैं क्रिप्ट बोलते हैं। क्रिप्ट मतलब गड्ढा, एक तरह का गड्ढा, ठीक है। तो दो विलाई के बीच में एक गहरा खांच होता है, उसे हम क्रिप्ट बोलते हैं। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन बोलते हैं और ये आपको इंटेस्टाइन में देखने मिलती है और ये सीक्रेट जो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन में रोल प्ले करती है। तो क्या होता है, म्यूकोसा जो होता है वो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में आता है और जो इंटेस्टाइन में जो है विलाई के बीच में, विलाई के आधारी भाग निचले हिस्से में नीचे गहरी खांच दिखाई पड़ती है, उसे हम क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन कहते हैं, जो सीक्रेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है। ये सभी देखो क्या लिखा है, ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भाग में इनमें आपको मॉडिफिकेशन देखने मिल सकते हैं, 4 लेयर, पर 4 लेयर बेसिक होती है। सीरोसा हो गया, मस्कुलस लेयर हो गया, सब म्यूकोसा, ये 4 लेयर देखने मिलेंगे। इनमें मामूली वेरिएशन देखने मिलेंगे अलग अलग जगह पर, ठीक है, क्लियर। चलिए आज इसमें इतना ही करेंगे हम। तो मजा आया है। देखो क्या होता है कि इस पूरे चैप्टर को, ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको एकदम समझ के अटेंटिव होकर पढ़ना है, समझना है इसको। और समझने का जो मजा है ना, कि पढ़ने के बाद आपको फील होने लगे डॉक्टर टाइप फील है, कि आप किसी के पेट दुखने पर आप सोच सके कि अच्छा क्या इसको हो सकता है, ठीक है, वो मजा आना चाहिए। तो फिजियोलॉजी पढ़ा है, नहीं तो रटा है भाई, रट लो, ठीक है, किसी काम नहीं आएगा, वो गलती कर बैठेंगे। अब हम इस पर जब एमसीक्यू लगाएंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना बेटा। और पढ़ने का बेटा मजा लीजिए, है ना, उसको बोझ मत समझिए। एग्जाम अभी दूर है, सिलेबस हम टाइम पे पूरा करेंगे। हमने कहा था ना कि 12th वाला पोर्शन हम फरवरी मिड तक पूरा कर देंगे, हम कर देंगे। 11th वाला पोर्शन थोड़ा चलेगा बेटा, मार्च मैंने तो मार्च का डेट ही आपसे लिया था मैंने, चलेगा बेटा। और मैं कह रहा हूं ना कि सब्र से पढ़ते ना, हम घबरा के पढ़े, खाना पूर्ति कर दें, उससे अच्छा थोड़ा सा 10-5 दिन आपसे वक्त ही तो मांग रहा हूं मैं। और ये भी नहीं बोला कि एग्जाम के बाद तक का वक्त, और मैंने कभी नहीं बोला था मैं 11वीं या 12वीं के लिए पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी नहीं बोला आपसे, मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, है ना। तो चिंता मत कीजिए, वक्त दीजिए मेरे को, मैं आपको वो क्षमता प्रदान करूंगा कि आप फोड़ के एग्जाम में आएंगे। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.